मेरा नाम योगिता राणे। मेरा यूट्यूब चैनल है योगिता राणे, इन शॉर्ट यो रा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आज की कहानी है पलंग। लेखक है प्रियवन। उस साल जब पलाश की नंगी छितरी शाखाओं पर पहला फूल खिला, तब माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। जब पूरा पेड़ दहकता जंगल बन गया, तब माँ बीमार पड़ चुकी थी। और जिस रात अकस्मात भयानक बारिश से सारे फूल टूटकर गिर गए थे और पेड़ के नीचे कुचले सुर्ख फूलों का दलदल बन गया था, माँ मर गई। वह एक छोटा सा पुरानी सीलन भरी उखड़ी पपड़ियों वाला 3 कोनों का कमरा था जिसमें हम रहते थे। एक कोने में माँ थी, दूसरे में मैं और तीसरे में एक बड़ा सा पलंग जिस पर मैं माँ के साथ सोता था। कमरे के अपने कोनों पर हमारा पूरा अधिकार था। हम दोनों में कोई भी दूसरे के इस अधिकार में दखल नहीं देता था। माँ अपने कोने में अपना पूरा साम्राज्य फैलाए रहती थी। एक छोटी सी चौकी, उस पर उसके भगवान, पुराने जमाने के टीन के 2 बक्से, कुछ पुराने कपड़े, एक जोड़ी माला, टॉर्च, हाथ का पंखा, कुछ पुराने सिक्के वगैरह। मेरे हिस्से में कुछ खास नहीं था। कुछ किताबें, लकड़ी की पुरानी अलमारी, उसके अंदर सस्ती शराब की बोतलें, कुछ कपड़े और मेरी पक्की उम्र पर हमेशा फैली रहने वाली अदृश्य चुप्पी। लगभग उदासी या मनहूसियत के बीच सी कोई चीज, छोटी सी खिड़की के पास तीसरा कोना था। उसमें वही बड़ा सा पलंग था जो उस पूरे कमरे को अपनी भव्यता से आक्रान किए रहता था। माँ उसे अपनी शादी में लाई थी। माँ को उस पलंग पर बड़ा गर्व था। पुराने जमाने का विशाल पलंग जिस पर माँ कभी मेरे पिता के साथ सोती थी। उस पलंग से उसके कई बीते हुए दिन जुड़े थे जो अक्सर रात को उसके आसपास जीवित हो जाते थे। कई रातों को मैंने चुपचाप माँ को उन दिनों से बातें करते देखा और सुना था। अचानक यूं ही मुस्कुराते, रोते, कभी लज्जाते हुए। मुझे अक्सर लगता था कि माँ मुझसे ज्यादा पलंग के नजदीक है। अक्सर बहुत कुछ जो वह मुझसे नहीं कहती, चुपचाप पलंग के साथ बांट लेती थी। अक्सर छुट्टियों में पूरे दिन या सुबह के खाली समय मैं चुपचाप माँ को देखा करता था। वह बहुत सवेरे उठती और अपना पूरा काम कर लेती थी। उसकी पूरी कोशिश होती थी कि उसकी आहट से मेरी नींद न खुले। मैं अक्सर जागकर उसे देखता रहता। उसकी हर गतिविधि इतनी नियंत्रित होती और निश्चित थी कि मैं आंखें बंद कर लिए भी समझता कि वह क्या कर रही होगी। अब सफाई, अब कपड़े धोना, माला फेरना या ऐसा ही कुछ। सुबह उठकर वह सबसे पहले अपना कोना साफ करती, फिर मेरा हिस्सा, फिर नहाती। नहाने में वह बहुत समय लेती। सफाई के लिए वह लगभग विक्षिप्तता की हद तक आग्रही थी। हर चीज को 2-3 बार साफ करती, पूरा फर्श, दीवारें, बाल्टी, कपड़े और अपनी देह भी। अक्सर वह सफाई करते करते बाहर कमरे में चली आती। कोई भूली चीज लेने या अंदर कुछ साफ करते करते बाहर कुछ साफ करना याद आ गया हो तो मैं चुपचाप लेटा उसे देखता। उसकी झुकी कमर, लटकी झुर्रियां, सिकोड़ा हुआ मुंह और उस पर चिपका रहने वाला एक शाश्वत संशय। अक्सर वह बाहर इस तरह आकर सिर्फ एक वस्त्र में ही ऐसा करने लगती, अपनी लगभग निर्वसनता से बेखबर। मैं तब आंखें बंद कर लेता और मुंह घुमा लेता।
माँ की यह स्थिति मेरे अंदर हमेशा विचित्र सी जुगुप्सा पैदा कर देती थी। मैं चाहता था उसे इस तरह अव्यवस्थित होने से रोकूं, अपनी घृणा व्यक्त करूं, पर मैं उसे कुछ स्पष्ट नहीं कह पाता। यह माँ की वर्षों की दिनचर्या थी। मुझे लगता था कि कुछ भी कहने पर वह अचानक इतनी लज्जित और असहज हो जाएगी कि उसके जीवन का पूरा संतुलन नष्ट हो जाएगा। वह सब जो इतनी आश्वस्ति और निश्चिंतता के साथ करते हुए सहज जीवन जीती थी, बिखर जाएगा अगर मैंने कुछ कहा तो। मैं कुछ कहता नहीं, पर फिर भी अपनी जुगुप्सा को छिपा नहीं पाता। पलंग से उठने के बाद उसने कुछ नहीं बोलता। पलंग से उठने के बाद उससे कुछ नहीं बोलता और चेहरे पर एक तरह की विकृति लिए बैठा रहता। मुझे वह भय और दुख से चुपचाप देर तक देखती रहती। कभी हिम्मत कर पूछ लेती, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कहता, सिर झुकाकर सिगरेट फूंकता रहता। मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ कहूं। मेरे एक बार कुछ भी बोलने से वो उल्लासित हो जाती थी और फिर बहुत कुछ बोलना शुरू कर देती, जो मेरे और उसके बीच की मौन लेकिन स्वीकृत स्थितियों को अस्त व्यस्त कर देता था। मेरी तनाव भरी खामोशी से उसके चेहरे की पीड़ा, अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। तबीयत खराब है? वह एक बार फिर साहस करती। कुछ कड़वा बोलने के लिए मैं सिर उठा था, पर उसके चेहरे की कातरता और उम्र की शैथिल्य देखकर चुप हो जाता। वह तब तक सचमुच कांप रही होती, इस आशंका से कि कहीं मैं हाँ न कह दूं। मेरी किसी भी पीड़ा की कल्पना से वह इसी तरह कांपने लगती। मेरी इस चुप्पी से वह शायद कुछ अंदाज लगा लेती। मुझे यह कभी समझ में ही नहीं आया कि माँ मेरे अंदर का सब कुछ कैसे जान लेती। अक्सर उस अवस्था से बाहर नहीं निकलती, या निकलती भी तो इस आश्वस्ति के साथ कि मैं सोया हूँ। यह निश्चित करने के लिए शायद वह बहुत देर तक दरवाजे की आड़ से चुपचाप मुझे देखती रहती। एक दिन मैंने कुछ ज्यादा शराब पी ली, इसलिए कि जिस औरत से मैं शादी करना चाहता था और जो मुझसे शादी करना चाहती थी, उससे मेरा झगड़ा हो गया। वैसे हम बहुत दिनों से एक दूसरे को प्यार करते थे, इतने दिनों से कि मेरी तरह वह भी धीरे धीरे अधेड़ होने लगी। एक हाथ बाल सफेद हो गया और छाती बिल्कुल ढीली हो गई थी। थक कर लगभग संवेदनहीनता की हद तक वह प्यार में निष्क्रिय रहने लगी। उस कमरे में एक चौथा कोना होता तो मैं उससे शादी कर लेता। इसी बात से वह अक्सर मुझसे लड़ लेती। उसका कहना था कि पलंग को वो वहां से हटाकर हम उस कोने में रह सकते थे, पर मैं जानता था कि यह माँ के लिए संभव नहीं है। जब कभी भी मैं पलंग के बगैर माँ के बारे में सोचता तो मुझे एक ढहते हुए मकान का ख्याल आता था। रात को जब माँ मेरे साथ उस पलंग पर लेटती थी, तब वह अपनी दिन भर की चुप्पी मेरे सन्नाटे, अपनी आंखों की सफेद झुर्रियों से बाहर आ पाती। मेरी हथेली को छूती या सिर पर हाथ फेर देती। मैं अनभिन या अन्य मनस्क सा दिखने का बहाना करता था। वह धीरे धीरे कुछ बोलती रहती। उसमें भी मेरी चिंताएं अधिक होती। मेरा उतरता हुआ चेहरा, मेरी बढ़ती उम्र, मेरा अकेलापन। कभी कभी मैं मुस्कुरा देता तो वो उत्साह से मुझे अपने वैभवपूर्ण अतीत के बारे में बताने लगती थी, कि कैसे इसी पलंग पर वह इसी तरह लेटती थी और कैसे मैं इस पलंग पर पैदा होने के बाद इसी जगह लेटता था। पलंग एक तरह से उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति था, उपस्थिति की सार्थकता, अर्थव्यक्ता था। पलंग पर ही उसे मेरा सामीप्य मिलता था, जो उसकी बची हुई उम्र का शेष इकलौता सुख था। वैसे माँ भी उस औरत को जानती थी। वह माँ से मिलती थी। उसे देखकर माँ सचमुच खुश होती थी। उसे अपने कोने में बिठाती थी और खूब बातें किया करती थी। वह सब बातें जो वह
या रात को पलंग से करती थी, या जो मुझसे कह न पाने के कारण अपने अंदर ही जमा रखती थी। संभवतः माँ के अंदर हमारे संबंधों के कारण स्वयं को लेकर कोई अपराध बोध था, जिसे वह उस औरत से अधिक बात करके, अधिक स्वागत करके दबाए रखती थी। अपने कोनों में बैठा हुआ मैं उनकी बातें सुनता और चुपचाप सिगरेट पीता हुआ पीछ पीछ मुस्कुरा लेता। मेरे मुस्कुराने से माँ इतराने सी लगती और मुझसे अधिक बातें करती। मेरे जवाब देने से उसे बहुत ज्यादा शांति मिलती, क्योंकि यह मान लेती कि मैं स्वस्थ, सुखी, संतुष्ट हूँ और उसके अस्तित्व को अपने जीवन में महत्व देता हूँ। वह अचानक अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगती और इस भावना से मेरे ऊपर कुछ अधिकार भी दिखाने लगती, जिसे मैं अनिच्छा से चुपचाप स्वीकार कर लेता। धीरे धीरे यह स्थिति मेरे लिए असहनीय होने लगती, जिसे माँ समझ लेती और उठकर पड़ोस के घर में चली जाती। वह जानती थी कि मैं उस औरत को घर क्यों लाता हूँ। उसे एहसास था कि हमें क्यों एक लंबा एकांत चाहते थे। वह तभी लौटी जब काफी देर बाद मैं उसे लेकर घर से चला जाता। तो उस रात मेरा उस औरत से झगड़ा हो गया था। उस रात कुछ ठंड ज्यादा ही थी, इतनी कि मैंने वही शराब की दुकान पर कुछ घूंट पी लिए थे। बाकी शराब बचाकर मैं उसके घर आया था। मेरे अंदर उसके शरीर की तीव्र इच्छा हो रही थी। वह अपने कमरे में लेटी थी, शायद कुछ देर पहले रोकर चुप हो चुकी थी। उसकी आंखों में कीचड़ था और बाएं गाल पर एक आंसू चिपका था। मैंने उसे अपने घर चलने के लिए कहा। उसने मुझे धुतकार दिया कि जब तक मैं उस पलंग को हटाकर उसे वहां नहीं रखता, वह कभी मेरे घर नहीं जाएगी। शराब की गर्मी और उसके शरीर की इच्छा से पगलाया मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसके ओठ काटे, खाल को नोचा और घृणा से उसे धकेलकर चला आया। घर आकर मैं पलंग पर लुढ़क गया। माँ जाग रही थी। वह धीरे से पास आई। शराब की बुदबू से उसका मुंह टेढ़ा हो गया। तुम ज्यादा पीने लगे हो, वह धीरे से बुदबुदाई। सुबह तक महक आती है। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी झुर्रियां और सफेद आंखें मेरे चेहरे के बिल्कुल पास थी। मुझे वह अच्छी लगी। दया और ममता से उसका चेहरा चमक गया था। उसके अंदर की पीड़ा उसके चेहरे पर उतर आई थी। उसने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा, मेरे पकते हुए शरीर को अच्छी तरह देखा। वह नीच है, मैं बड़बड़ा। सो जाओ तुम। माँ घबराती हुई उठी और पलंग के दूसरे हिस्से पर लेट गई। शराब की अधिकता से मैं उस रात सोया नहीं। 2 बार उल्टी हुई, छाती मलता रहा। उस रात मैंने माँ को ध्यान से देखा। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बाल बिल्कुल सफेद थे। चेहरे पर झुर्रियों का जंगल था। गाल अंदर धसे हुए थे। सोते समय उसका पोपला मुंह थोड़ा खुला था, जिससे बहुत धीमी अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं बहुत देर उसे देखता रहा। सचमुच वही एक औरत थी दुनिया में जो मुझे प्यार करती थी। वह मुझे बहुत पवित्र लगने लगी। उस रात मैं सोया ही नहीं। माँ रोज की तरह बहुत जल्दी उठ गई। बिल्कुल अंधेरा था तब। उसी तरह वह अपने सब काम करने लगी। मैं चुपचाप आंखें खोले उसे देखता रहा। उसी तरह माँ ने सफाई की, अंदर गई और नहाने लगी। फिर अचानक वह कुछ लेने के लिए बाहर निकली। मैंने उस क्षण माँ को देखा। मैं सन्न रह गया। फिर एकदम से चीख पड़ा। वह पूरी तरह निर्वसन थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि मैं जाग रहा हूँ। पूरी ताकत से मैं पलंग से उठा और उसे बाहर धकेलने लगा। निकल बाहर, इसी तरह निकल। मैं पागलों की तरह सिर झटक रहा था। माँ ने एक बार मुझे देखा और मेरे चेहरे की घृणा देखकर उसी क्षण जैसे मुर्दा उठ गई।
बिल्कुल नंगी वह मेरे सामने खड़ी थी, गली हुई खाल में कंकाल की तरह। खाली सफेद आंखों से कुछ देर देखती रही, फिर एकदम से मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मेरे दोनों पंजे उसने पूरी ताकत से पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ा रही थी, एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो। उसने सिर उठाया। वह रो रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ हीनता थी, किसी भी सीमा तक पराजित, शरित होने की हीनता। ऐसी याचना थी कि मनुष्य की आत्मा का पूरा सत्व सूख जाने के बाद पैदा होती थी। वह सब कुछ बेहद पारदर्शी था, उसकी ग्लानि, भय, लज्जा और हीनता। मैंने उसे घृणा से धकेला और बाहर निकल गया। सीधा उस औरत के घर आया और उससे कह दिया कि मैं जल्दी ही उससे शादी कर लूंगा। उसी दिन पलाश की नंगी छितरी शाखाओं पर पहला फूल खिला। उसके बाद से माँ जैसे राख हो गई थी, बिल्कुल चुपी सी, अपने कोने में और ज्यादा सिमट गई थी। न मुझे उस तरह प्यासी आंखें से देखती, न नजरें मिलाती। उसके चेहरे पर एक तरह का कालापन उतर आया था। मैं कमरे में होता तो वह बहुत ज्यादा सहमी होती, सिर झुकाए चुपचाप धीरे धीरे कुछ करती रहती, आतंकित, किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत, अपने अस्तित्व को कहीं छुपाने की कोशिश करती हुई। उसका अपने ऊपर विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। मेरे लिए खाना रखती थी और कुछ भी नहीं पूछती। रात को मेरे साथ सोती थी, पर अब उसने मुझसे बहाने से छूना भी छोड़ दिया था। अतीत का कुछ भी याद नहीं दिलाती, पलंग के एक हिस्से में पूरी तरह दुबक जाती। उसने शायद अब पलंग से बात करना भी छोड़ दिया था। मैं उसे रात को बुदबुदाते या हंसते भी नहीं सुनता था। उसके अंदर जैसे सब कुछ मर चुका था, शायद पलंग भी। उन्हीं दिनों पलाश पर सुर्ख जंगल खिलना शुरू हुआ था और साथ ही माँ बीमार हो गई। उस रात बेहद तेज बारिश हो रही थी। मैंने शाम से ही शराब पीने शुरू कर दी थी। माँ चुपचाप पलंग पर चादर ओढ़े लेटी थी, अपनी जगह बहुत ज्यादा सिकोड़ी हुई। मैं उसके पास आकर लेट गया। वह लंबी सांसें ले रही थी, जैसे उसे बेहद तकलीफ हो रही हो। मैंने उठाकर उसे देखा। बहुत दिनों बाद मैं उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी झुर्रियां बेहद घनी हो गई थी। मैंने धीरे से उसे पूछा, उस दिन के बाद से पहली बार। वह एक बार काफी फिर मेरी तरह सिर घुमाया। कुछ क्षण मुझे देखती रहती, फिर बुदबुदाई, तुम बहुत कमजोर हो गए हो, बूढ़े से दिखने लगे हो। मैं उसे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, मैं शादी कर रहा हूं। वह कुछ नहीं बोली। उसी से वह भी बूढ़ी होने लगी है। माँ मुझे उसी तरह देख रही थी। मैं उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं शादी कर रहा हूं। वह कुछ नहीं बोली। वह भी उसी तरह बूढ़ी होने लगी है। माँ मुझे उसी तरह देख रही थी। उसने पूछा नहीं, पर उसकी आंखों में प्रश्न था, संशय भी। वह यही रहेगी। हम पलंग को हटा देंगे, मैंने घबराते हुए कहा। माँ कुछ नहीं बोली, धीरे से आंखें बंद कर ली। उसी रात माँ मर गई। माँ के बाद वह कोना खाली हो गया था। हमने माँ का सब सामान वहां से हटा दिया। उसके टीन के पुराने बक्से, गटरी, हाथ का पंखा, टॉर्च, भगवान, माला सब बांधकर ऊपर रख दिए। माँ के कोने पर उसने अपना सामान रख दिया।
माँ का अब कोई चिन्ह शेष नहीं था। माँ अब कहीं नहीं थी। रात को वह मेरे साथ उसी पलंग पर लेटी, उसी जगह जहां माँ सोती थी। वो बेहद खुश थी। खिलखिलाते हुए उसने मेरी नाक चबाई और कपड़े उतार कर निर्वसन हो गई। मैंने सिर घुमाकर पलंग पर पसरे उसके नंगे शरीर को देखा और एकदम से चीख पड़ा, माँ! 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 माँ वही थी। धन्यवाद।